हेलो विरार। मैं डॉक्टर दिक मिश्रा आप सबके साथ में आया हूं बहुत ही जरूरी बात करने। एक चीज बहुत ही कंट्रोवर्सी, बहुत ही डिस्कशन का मुद्दा इस वक्त है, वो है सिविक पोल। दैट इज वसई विरार महानगर पालिका का इलेक्शन पीक पर है। बहुत भाग दौड़ है, आसपास बहुत कार्यक्रम जबरदस्त है। कई सारे नेता, कई सारे विधायक यहाँ आके ग्राउंड पे बात कर चुके हैं। बट क्या ये नेता विधायक सच में जनता के बारे में सोच रहे हैं? क्या इनको भान भी है कि जमीनी स्तर पर क्या क्या समस्याएं हैं जो पिछले 15-20 साल से पड़ी हुई हैं, जिसका सॉल्यूशन है कि नहीं है? आज हमारे पास प्रभाग 5 से 4 भाजपा बीजेपी के कैंडिडेट बैठे हैं। हम जनता के तरफ से सीधे इनसे सवाल करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितना अच्छे से विरार वेस्ट के प्रभाग 5 को ये लोग जानते हैं, क्या क्या समस्याएं इनके पास है और किस तरह से सॉल्यूशन निकालते हैं। जानते हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। बहुत ही जबरदस्त रैलियां आप लोग कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। उस बीच में 1.5-2 घंटे के लिए आप जनता से एड्रेस करना चाहते हैं। वेरी मच सल्यूट टू यू ऑल। आप सभी का मैं एक बार इंट्रोडक्शन दे दूं। हमारे साथ में द फर्स्ट वार्ड क्रमांक 5 या प्रभाग 5A से हमारे पास है गौरव राउत जी, जो थोड़ी देर में खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे। बी से है हमारे पास संजना भाईदे। सी से है हमारे पास श्रीमती दर्शना त्रिपाठी कोटक। एंड डी से हमारे पास मेहुल शाह। आसान भाषा में अ, ब, क और ड। हम सीधे सवाल करेंगे, आप जुड़े ही रहिए। हमारे चारों कैंडिडेट से बात करेंगे। सर, आप लोगों को जनता से रूबरू होना है, बताना है आपको कि आपका बैकग्राउंड क्या है। दूसरी चीज, आप जनता की सेवा क्यों करना चाहते हैं और किस तरह से क्या रिश्ता है आखिर आपका विरार वेस्ट के साथ, प्रभाग 5 से जमीनी तौर पर क्या रिश्ता है। आप प्लीज अपने आप को जनता से रूबरू कराइए। नमस्कार, मी गौरव वसंत राऊत. भारतीय जनता पक्षाकडून प्रभाग क्रमांक 5 साठी अधिकृत उमेदवारी मला मिळाली आहे. मी सर्वात अगोदर हेच सांगू इच्छितो की माझं मूळ गाव हे विरार असून मी येथील भूमिपुत्र आहे. माझ्या अनेक पिढ्यांनी येथे भातशेती, पानशेती अशी शेती केलेली आहे. म्हणून मी सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातून असून माझी स्वतःची एक रिलायबल ग्रुप ऑफ सर्व्हिसेस म्हणून सर्व्हिस क्षेत्रामध्ये, सेवा क्षेत्रामध्ये काम करणारी एक माझी स्वतःची कंपनी आहे. आणि अगोदरपासून मूळ गाव विरार असल्यामुळे इथल्या सगळ्या स्थानिक समस्या मला चांगल्या प्रकारे माहिती आहेत, ज्या मी माझ्या वडीलधाऱ्यांकडून पण ऐकलेल्या आहेत. आणि इथली जनता आज इथे इतके अनेक वर्ष झाले इथे काय फेस करते आहे हे मला समजतंय. आणि म्हणूनच मला त्या क्षेत्रात काम करायचं आहे आणि गेली अनेक वर्ष मी या क्षेत्रात काम करत आहे. थैंक यू सर। मैं संजना मैम से बोलूंगा, आप प्लीज इंट्रोड्यूस करवाइए। नमस्कार, मी संजना गणेश भायदे, प्रभाग 5 ब ची अधिकृत उमेदवार। भारतीय जनता पार्टीने आम्हाला एक सामान्य व्यक्ती असून उमेदवारी दिलेली आहे। आम्ही इकडे गेली 10 वर्ष जनतेची सेवा करतोय, नागरिकांपर्यंत पोहोचलेलो आहोत, नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्यात आणि इकडच्या लोकांना ज्या काही समस्या आहेत त्या त्यांनी आमच्यापर्यंत पोहोचवलेल्या आहेत। आम्ही तिकडे अधिकार नसतानाही रस्त्यावर उभं राहून कामं करवून घेतलेत। महानगरपालिकेमध्ये पाठपुरावा करून तिथली कामं करवून घेतलेली आहेत। मग ते नाले सफाई असू दे, रस्त्यावरील खड्डे असू दे, लाईटचा प्रश्न असू दे, जे काही प्रश्न आहेत ते आम्ही सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न केलेला आहे। अशीच आमची सेवा इथे करत राहणार आहोत आम्ही। सबको नमस्कार, मैं एडवोकेट दर्शना त्रिपाठी कोटक, वार्ड क्रमांक 5 क की उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी महायुति की उम्मीदवार। शॉर्ट में इंट्रोडक्शन अगर मैं अपना देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी कि मेरा पूरा लाइफ यहाँ विरार में गया, इस वार्ड में गया, और स्कूलिंग या मेरा अपब्रिंगिंग, पूरा बचपन सारा इसी वार्ड में गया। तो इस वार्ड में जो भी चीज़ें हुई है आज इतने सालों से जो चीज़ें हो रही है, वो सारी चीज़ों से मेरा पर्सनल टच है, मेरा पर्सनल नॉलेज है। और मेरा जो परिवार है, जो मेरा बर्थ हुआ या मैं कोटक हूँ, दर्शना कोटक, तो मेरा मम्मी का परिवार भी यहाँ से ही है और मेरी शादी भी त्रिपाठी में हुई, वो लोग भी यहीं से जुड़े हुए हैं। 74 से यहाँ पे विरार में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। तो पूरा मेरा जो लाइफ है ये विरार में गया है। विरार के प्रॉब्लम से मैं वाकिफ हूँ। पेशे से मैं लॉयर हूँ, मैं लिटिगेशन बेसिकली देखती हूँ, कोर्ट प्रैक्टिस से जुड़ी हुई हूँ और कोर्ट प्रैक्टिस में होने की वजह से लोगों की जो परेशानियां हैं डे टू डे वर्किंग में, उससे भी मैं वाकिफ हूँ। गुजरातीनी छोकरी छू, લુહાણાની छोकरी छू, એટલે જય શ્રી કૃષ્ણ જરૂર કહીશ। नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण सौने। मारू नाम मेहुल अशोक शाह,
હું ભારતીય જનતા પાર્ટીથી અધિકૃત ઉમેદવાર પ્રભાગ ક્રમાંક 5 થી ઊભો છું. આજે એના માટે બધાને મળવા આવ્યો છું આ ટીવીના માધ્યમથી કે આપ સૌને વિનંતી છે કે સારા એવા જેટલા આપણા ગુજરાતી ભાઈ બંધુઓ છે એ બધા અમને સારા એવા મત કરે અને અમને સારા એવા લીડથી જીતાડે એના માટે હું તમને રિક્વેસ્ટ કરીશ. હું મારો પોતાનો બિઝનેસ છે એક્વા એન્ટરપ્રાઇઝ કરીને છેલ્લા 35 વર્ષથી હું વિરારમાં સ્થાયી છું અને અહીંયાના ઘણા સમસ્યાથી વાકેફ છું કે આપણા ગુજરાતી મારવાડી કહો, ઉત્તર ભારતીય કહો, મરાઠી બંધુ કહો, જે કોઈ પણ આપણા જાત જમાતીના લોકો રહી રહ્યા છે એ બધાની પ્રોબ્લેમ્સ ઘણી બધી વધતી જઈ રહી છે અને એ પ્રોબ્લેમ્સને સોલ્વ કરવું ક્યાંય ને ક્યાંય આપણું કર્તવ્ય છે. એ માટે હું આ ફિલ્ડમાં આવ્યો છું. धन्यवाद. जैसा हमारे चारों उम्मीदवारों से हमने इंट्रोडक्शन लिया, सबके बारे में जाना, यहाँ भाजपा शिवसेना की जो महायुति है उसने एक चीज का ख्याल जरूर रखा, ए बी सी और डी कैंडिडेट के साथ इन्होंने विरार इन जनरल अगर मैं बोलूं तो ए से लेके जेड तक सारे कैंडिडेट को कवर करने का कोशिश किया है. यहाँ पर हमारे साथ सर हैं जो महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड से है, मैडम है जो जॉब बिजनेस दोनों बैकग्राउंड से हैं, मैडम है जो गुजराती लोगों से जुड़े हुए हैं, सर है जो गुजराती मारवाड़ी एरिया से जुड़े हैं. तो ये बहुत जबरदस्त बात है. हम थोड़ा और स्ट्रेट अवे तीखे सवाल करने का कोशिश करेंगे, बहुत स्पेसिफिक जो जनता को ज्यादा जरूरत पड़ेगा. तो सबसे पहले हम चारों पैनल लोग में से सबसे पहले मैं एडवोकेट मैडम से बात करूंगा कि क्योंकि वो लॉ बैकग्राउंड से है, जमीनी तौर पर विरार वेस्ट के लिए लॉ से रिलेटेड क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है, क्या उनको लग रहा है पिछले 20-25 सालों का उनका लॉ का एक्सपीरियंस है तो उनको क्या लग रहा है जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है जो सुधार नहीं हो पाया है महानगर पालिका के लेवल पर. एक बार त्रिपाठी मैडम से जानते हैं, देखते हैं उनका क्या ओपिनियन है. प्लीज मैम आप कुछ बताइए जनता से. अब अगर आपने ये सवाल पूछ ही लिया है तो मैं आपको बताऊंगी कि वसई विरार महानगर पालिका आई 2009 साल में. 2009 में आने के बाद एक टाउन प्लानिंग अथॉरिटी रहती है और टाउन प्लानिंग की जवाबदारी ये होती है कि वसई की जनता के लिए, वसई तालुका की जनता, विरार की जनता, हर वार्ड की जनता के लिए उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे कि पार्किंग जोन है, प्लेग्राउंड है, लाइब्रेरी है, गार्डन है, स्मशान भूमि है और भी बहुत सारी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है. ये सारी चीज़ें टाउन प्लानिंग में आती है. लॉ का बात करेंगे तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये सब प्लानिंग में कोर्ट के लिए कोई रिजर्वेशन रखा नहीं गया था और भारतीय जनता पार्टी के माननीय श्री रविंद्र चौहान साहब, इस हमको अभी कोर्ट के लिए जगह मिली है, 105 एकड़ की जगह मिली है जो अभी जो वसई में जो कोर्ट है मालोंडे में उसके पीछे ही पीडब्ल्यूडी के पास कोई पुराने गवर्नमेंट ये थे रेसिडेंट्स थे जो डाइलेपिडेट हो गए थे, C1 वगैरह उसको डिक्लेयर कर दिया गया था लेकिन वो ऐसे ही अनयूज्ड कंडीशन में रेस्ट हाउस वगैरह वहाँ पे थे. लेकिन चौहान साहब के एफर्ट्स की वजह से माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के डायरेक्शंस के तहत रिसेंटली कुछ महीनों पहले ही कोर्ट के लिए वो जगह 105 एकर्स की 105 गुंठा उसकी ग्रांट हुई है. और ये जो टाउन प्लानिंग था अब 3-4 लाख की जनता है और तकरीबन जो पेंडेंसी है वसई कोर्ट में वो इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे कम से कम 40 कोर्ट की ज़रूरत है और अभी जो कोर्ट है वो 9 कोर्ट ही है. इसका माइनस पॉइंट ये होता है कि जस्टिस डिले हो जाती है. तो ये सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है. और कानूनन अगर आप बात करें तो लोगों को अपने अधिकार के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपने मूलभूत राइट्स के लिए या अपना जो उनकी जो सुविधाएं हैं जो उनको महानगर पालिका के माध्यम से मिल सकती है उसका पब्लिसिटी करना या उसके बारे में उनको नॉलेज देना या उनको ये चीज़ पता होना कि वो अपने महानगर पालिका से क्या सुविधाएं उपलब्ध कर सकते हैं जिससे वो चीज़ें उनकी आसान हो जाए, ये बताना, ये नॉलेज उनको होना
बहुत ज़रूरी है। माफ़ कीजिएगा, ये कोर्ट वाला जो चीज़ है, आपने ये सवाल किया इसलिए मैंने बताया। ये पॉडकास्ट में मैं अब विषय आ गया करके मैंने आपको ये बताया, वरना बेसिक जो चीज़ें हैं, जो सुविधाएँ हैं, वो लोगों तक पहुँचती नहीं है। उसकी पब्लिसिटी करना या परहैप्स लोगों को उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो लोग उसका उपयोग कर सके और उनकी जो परेशानियाँ हैं, वो कहीं न कहीं कम हो जाए। मतलब आपके पॉइंट से एक और बात समझ में आई मुझे, जस्टिस डिनेड जस्टिस डिनायल, ऑब्वियस सी बात है। वसई विरार को हम बहुत सालों से ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक यहाँ पर एक और टैग जाता है, थोड़ा गुंडागिरी, थोड़ा रूल रेगुलेशन ऑफसेट है, हेलमेट लोग लगा नहीं रहे हैं। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और मैडम ने मेंशन किया, वो ये है कि महानगर पालिका भी है, कोर्ट भी है, लेकिन आम जनता तक पता ही नहीं उनके राइट्स क्या है। मतलब महानगर पालिका किस तरह से उनको सपोर्ट करेगा, कोर्ट उनको किस तरह से सपोर्ट करेगा, इसका एक थोड़ा ब्रिजिंग करने के लिए मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जिसके बारे में ऑब्वियसली बात है, हम पूरा एक लिस्ट आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन वगैरह में ऐड कर देंगे, किस तरह से हम लॉ को कनेक्ट कर सकते हैं महानगर पालिका के सिविक बॉडी के साथ और दूसरी चीजों के साथ। आपका ओपिनियन अच्छा लगा, लॉजिकल लगा है। चूंकि मैं लीगल बैकग्राउंड से हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी महानगर पालिका की जो लीगल टीम है, वो इतना सरलता से काम करे, जिससे जो प्रभाग के लोग हैं, उनको कोई लीगल काम में दिक्कत ना आए, उनके लिए एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, कोई हर्डल्स नहीं आना चाहिए, उनको डे टू डे वर्किंग में बेसिक सुविधाएं या बेसिक चीज़ें जो उनकी डेली यूज़ की है, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और उनकी मूलभूत अधिकार जो है उसको अच्छी तरह से उनको नॉलेज दिया जाए, लोगों के प्रभाग के लोगों को उसके बारे में बताया जाए, ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सकें। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्वियसली बात है, मैडम लॉ फील्ड से हैं, हमारे तरफ से ये वार्ड से ऑब्वियसली बात है, लोगों के कानूनी तरह से सपोर्ट करने की बातें चल रही हैं। हमारे पास यहाँ पर सर है राउत सर, मैं इनसे भी बात करूंगा। एक चर्चा का विषय लगातार पिछले 20 दिन से रहा है कि हम क्योंकि महायुति से हैं, भाजपा से हैं, लोग थोड़ा सा एक लोगों के मन में एक थोड़ा घबराहट है चीज़ों को लेके, डायरेक्ट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन चीज़ों को लेके है कि क्या हम बेझिझक बेधड़क आपके साथ आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। थोड़ा आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा आप उसके लिए बताइए, थोड़ा हिम्मत दीजिए हमारे लोगों को कि आप बिल्कुल जी जान लगा के भाजपा के साथ रह सकते हैं, सपोर्ट मिलेगा, भरपूर मिलेगा। देखिए, आपने जो सवाल किया कि यहाँ पे जो दहशत का माहौल है, तो वो लोग इतने टाइम से झेल रहे हैं, और हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। मर्यादा पार करना, किसी भी चीज़ की सीमा अगर मर्यादा पार करके लोग आज ये दहशत से मुक्त होना चाहते, भय मुक्त होना चाहते, और उनको यहाँ पे भय मुक्त होने के लिए सिवाय भाजपा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास की तरफ किस दृष्टि से देखती है। शहर का विकास होना चाहिए। लोग अब डरने वालों में से नहीं रहे। अब लोग ईवीएम में बताएंगे कि वो किससे डर रहे हैं, किससे नहीं डर रहे हैं। आप पॉइंट एकदम लॉजिकल बोल रहे हैं, लेकिन मुझे एक सवाल ये है कि ऑलरेडी यहाँ पर बीजेपी के एमपी है सिटिंग, ऑलरेडी यहाँ पर बीजेपी के एमएलए भी है, ये दोनों होने के बाद भी लोगों में भय क्यों है? मतलब ये थोड़ा ट्रांसपेरेंसी अगर लोगों तक बताओ, क्योंकि आपके पास इनफ 2 बड़े पोस्ट हैं, आपको महानगर पालिका का क्यों सपोर्ट चाहिए भय को दूर करने के लिए? देखिए, पिछले 35 सालों से यहाँ पे जो सत्ताधारी थे, सत्ताधारी एक परिवार लेके चल रहा है। उस परिवार का बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड से वो परिवार है, सत्ताधारियों में वही है। सिर्फ एक ही परिवार की चल रही है। ये कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि परिवारवाद चल रहा है, एक परिवार कंट्रोल कर रहा है। और अब देखा है, जैसे जिनको हम कहते हैं बाहुबली, अगर ऐसे लोग सत्ता में यहाँ पे रहे तो जायज़ है कि लोगों का डरना, लोगों में भय होना। अब ये बात अलग है कि यहाँ पे एमपी चुन के आए, एमएलए चुन के आए, तो किसी ना किसी तरह लोग इन सारी चीज़ों से परेशान हो चुके थे, तब ये परिवर्तन हुआ। लेकिन ये पूरा परिवर्तन तब होगा जब यहाँ महानगर पालिका के चुनाव में लोग बहुमति से भाजपा को चुन के देंगे और भाजपा का मेयर बैठेगा। मतलब आपका ये कहना है कि लगभग एमपी बीजेपी से है, एमएलए बीजेपी से है, एक फाइनल रिक्वायरमेंट है
कि अगर महानगर पालिका की सीट भी बीजेपी के पास आ जाती, मेयर भी अपना हो जाता है, तो पूरी तरह से जो लोगों का विचार है, जो भयमुक्त होना चाह रहे हैं लोग, जो पिछले 2 इलेक्शन में दिखा भी है, उसको आप अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए ना, कल आदरणीय चीफ मिनिस्टर हमारे देवा भाऊ, उनकी जो सभा हुई थी, उसमें उन्होंने लोगों से, जनता से अपील की है। उन्होंने कहा है उसमें कि एमपी के लिए लोकसभा चुनाव में अपना लोगों ने अपना काम किया है, विधानसभा चुनाव में भी लोगों ने अपना काम किया है। उन्होंने हाथ जोड़कर जनता से नम्रता से विनती की है, जनता से ये कहा है कि इस बार महानगर पालिका में मेयर बिठा दो, भाजपा जो कहती है वो करती है, और हमें इसका प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खुद चीफ मिनिस्टर यहाँ पे वसई विरार की धरती पे आए हुए हैं और उन्होंने अपनी कमिटमेंट दी हुई है। तो मतलब आपका ऐसा कहना है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्योंकि इलेक्शन के पहले यहाँ पर आए हैं, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं इलेक्शन के बाद भी महानगर पालिका जैसे छोटे इलेक्शन पर भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की नजर है, बंबई के अलावा वसई विरार पर भी ध्यान है? बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है, जो शासन केंद्र में होगा, तो भी एक छोटे से गाँव तक उनका ध्यान होता है। मैं तो आपसे ये कहूँगा, सिर्फ राज्य सरकार का नहीं, केंद्र सरकार का भी वसई विरार पे उतना ही ध्यान है। बहुत बढ़िया, सुन के अच्छा लग रहा है, ये आम लोगों तक ये पहुँचने वाली बात है। मैं यहाँ पर संजना मैम से बात करूँगा। मैम, आप किस तरह से देखते हैं आसपास का माहौल को? आप किस तरह से देखते हैं? सर एक माइक दे दीजिए, मैं मैडम से सवाल करूँगा। आप किस तरह से जानते हैं एरिया को, लोगों को? सर का भी अपना पॉइंट था। आप क्या बदलाव देखने की कोशिश कर रहे हैं या आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? आप लगभग महीने, 3 महीने, 4 महीने से लगातार ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं। आपने क्या 2 मुख्य चीज़ें ऑब्जर्व की हैं जनता के लिए, जो आपको लग रहा है कि भाजपा की तरफ लोग आ सकते हैं? आपको क्या लगता है? मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी कि महानगर पालिका स्थापन होने से पहले से मैं हूँ। मैं बहुत ही मिडिल क्लास और सर्वसामान्य महिला हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे विश्वास दिखा के मुझे उम्मीदवारी दी है, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैंने जॉब किया है, 17-18 साल मैं जॉब करती थी, उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस भी किया है। आपको पता है यहाँ 80% लोग विरार में बम्बई में नौकरी करने वाले हैं। राइट, राइट। तो यहाँ से ट्रेन भर-भर के बम्बई जाती है जॉब करने के लिए। सुबह 6 बजे से लेके जो ट्रेन भरती है, रात को 12 बजे तक सोने के लिए आते हैं, आप समझो। सही बात लोग है। सुबह जाते हैं काम करने, सोने के लिए आ जाते हैं। मुंबई जैसी आर्थिक अपने देश की आर्थिक राजधानी इतने पास है, फिर भी अपने विरार का विकास नहीं हो रहा है। विरार में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार की कमी है, उद्योगों की कमी है, उस वजह से जो उनको तकलीफ़ें होती हैं, यहाँ से जाने-आने में, और ट्रेन में लटकते हुए जाते हैं, ट्रेन भर-भर के जाती हैं। पहले 6 डब्बा थी, फिर 9 डब्बा आई, 12 डब्बा हो गई, 12 की 15 हो गई, अभी 15 की पता नहीं कितनी बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बनने वाला है। प्लेटफ़ॉर्म भी बढ़ता जा रहा है, लोक संख्या बढ़ती जा रही है। तो उनकी जो समस्या है, ये मैं देख चुकी हूँ, मैं खुद वो झेल चुकी हूँ। सर्वसामान्य जो लोग यहाँ से नौकरी करने वाले हैं, उनकी समस्या मैं जानती हूँ। वो लोग यहाँ पे टैक्स भरते हैं, पर वो जानते नहीं उनके अधिकार क्या है, यहाँ पे उनको क्या वो टैक्स के बदले में मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, और डरते हैं, फिर उस बारे में बात करने से डरते हैं। तो मैं राइट, चाहूँगी, मैं अच्छा लगा मुझे कि आप इतना ग्राउंड रियलिटी, और एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैडम ने डिस्कस किया, वो है लोग जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं, कुछ ही समय पहले हमारा बिहार इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, वहाँ पर भी लगभग यही मुद्दा था और वहाँ पर भी भाजपा का अच्छा डोमिनेंस था। लगभग मिलता-जुलता है, हम एमएमआर वसई विरार में बैठे हैं, लोग ट्रैवल करते हैं, तो इसके ऊपर कुछ तो जो सोचने का, विचार करने का, ऑब्वियस सी बात है, महानगर पालिका के पास बहुत सारे पॉइंट नहीं है। लेकिन मैं दर्शना मैडम से पूछूँगा, आपके पास सॉल्यूशन कुछ है? क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि किस हिसाब से इस चीज़ों को रोका जाए? कैसे यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप के बारे में आप कुछ विचार रखते हैं, जो बाकी जगह के महानगर पालिका या मेयर जैसे कि आप लोगों का अगर आ जाए, तो आपके पास कुछ प्लान ऑफ एक्शन है क्या? समस्या तो 20 साल से लोगों के पास है, आपके पास कुछ प्लान ऑफ एक्शन है? तो आप प्लीज़ इस पे कुछ पॉइंट मेंशन करिए, ताकि लोगों को समझ में आए। जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो वसई तालुका जो पूरा है, वसई तालुका में कोंकण से जो बेल्ट आता है, सी कोस्ट, वो कनेक्टेड है और कोस्टल बेल्ट है पूरा। कोस्टल प्रोजेक्ट्स अगर आते हैं, तो उसमें होटल इंडस्ट्री है, टूरिज़्म है, अगर इसको प्रमोट किया जाए, तो वसई की जनता के लिए रोज़गार
डे टू डे बेसिस पे यहीं पे हो जाएगा, तो ट्रैवलिंग जो है ये थोड़ा कम हो जाएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का भी जो आइडिया है उसको बूस्ट करना चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया में ये सब चीज़ें हो सकती है। उससे जो ट्रैवलिंग का जो टाइम जाता है जनता का, ये हम किसी तरह कम कर सकते हैं। और कोस्टल में टूरिज्म इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस यू कैन से, क्योंकि उसमें बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती है और उससे उसकी वजह से आजू बाजू वाले में रहने वाले विलेजेस को भी मतलब बिजनेस मिलता है। अगर टूरिस्ट आते हैं तो वो पूरा इकोनॉमी को बूस्ट कर देता है। तो ये वसई के लिए बहुत ब्लेसिंग होगा अगर यहाँ पे टूरिज्म बूस्ट किया जाए। तो वैसे विरार इन जनरल जो है उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये बात भी एक जेन्युइन आप बोल रहे हो कि बहुत सारे जो बड़े लेवल के जॉब्स हैं उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो छोटे हैं, जो 8-10 हज़ार 12 हज़ार के लिए लोग मुंबई ट्रैवल कर रहे हैं, उनको हम यहाँ अगर टूरिज्म बेस्ड विरार में कुछ कनेक्ट कर पाए या कुछ सेटअप कर पाए तो यहाँ रुकेंगे, खुद का बढ़िया काम करेंगे। इसी से जुड़ा एक और सवाल आ गया मेरे मन में, अगर आप में से कि कोई भी कंफर्टेबल हो प्लीज जवाब दे दीजिए। वो सवाल ये है, जस्ट बिकॉज हम सोच रहे हैं इस बारे में, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हम ये भी सोच रहे हैं ट्रैवल करते वक्त डेली सुबह और डेली शाम अच्छा खासा भीड़ होता है यहाँ स्टेशन के एरिया में। यहाँ जो हम है यहाँ पर एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ, वो मानसी मल्लिका का टर्निंग, वो बस डेपो, ये लगभग विरार की पूरी भीड़ जमा करती है जो आपके प्रभाग में है। जी ये भीड़ जो है, इसका कुछ सोल्यूशन है आपके पास? कुछ तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं इसके बारे में? ये जो स्टेशन से मानसी मल्लिका का तक का बेल्ट है, अब ये बहुत नैरो रोड है, उसी में ये स्काई वॉक है जो अनयूज्ड है, अभी उसको यूज नहीं हो रहा है, लेकिन वो स्पेस ले रहा है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो 2 व्हीलर्स वाले हैं, रिक्शा है और 4 व्हीलर्स तो बहुत मतलब रिस्क नहीं लेते इस एरिया में आने की। मानसी मल्लिका तक तो नहीं आते, मतलब उसके बियॉन्ड भले घूम लेंगे, वहां से टर्न ले लेंगे। तो ये जो बेसिक रोड है, स्टेशन का परिसर है, लोगों का, लाखों लोगों का रोज का आना जाना है। तो अगर ये जो ट्रैवलिंग टू एंड फ्रो डेली का है, अगर ये मतलब अगर रिंग रोड या वन वे अभी किया हुआ है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन 100% नहीं हो रहा है। इसके पीछे मैडम कहीं हॉकर्स का भी कुछ रोल है? कुछ हॉकर्स के लिए आपके पास देखिए, हॉकर्स के लिए मैं ये कहूंगी कि हॉकर्स के लिए भी कोई ऐसा फैसिलिटीज नहीं है। आपके पास सॉल्यूशन है कुछ हॉकर्स के लिए? बहुत सारे प्रयोजन है महानगर पालिका में, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। हॉकर्स भी डेली वेज वाले हैं, वो अपना रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनकी भी घर परिवार है। तो अगर उसके लिए अच्छी प्लानिंग की जाए तो हॉकर्स के लिए भी अच्छा सा मार्केट बन जाएगा। तो ये सारी चीजें टाउन प्लानिंग में कहीं ना कहीं होनी चाहिए। ये जैसा आप बोल रहे हो, मतलब मैं आपका जो वार्ड या प्रभाग 5 जो है, जो ओल्ड विवा से लगभग शुरू हो रहा है, विराट नगर, ये पूरा जो एरिया कवर कर रहा है, आपको अगर मैं कहूँ, जैसे मुंबई के काफी जगह हॉकर्स का रिहैब सेटअप हो रहा है, आप लोगों के पास कुछ विचार है? मैडम आपसे मैं बोलूंगा कि आपको अगर मैं बोलूँ कि आप कहीं कुछ उनके लिए व्यवस्थित जगह दे सकते हैं, क्योंकि हॉकर्स की लोगों को जरूरत है, हॉकर्स भी लोगों को जरूरत है। अब ये किस तरह से, क्योंकि हम उठा के फेंक तो नहीं सकते, उठा के फेंकने वाली कुछ चीजें दूसरी होती, इनको किस तरह से आप मदद, कुछ आप कहाँ इनको रिहैब कर सकते हैं, कहाँ लेके जा सकते हैं, आप कुछ बताइए उसके बारे में। इथे जे फेरीवाले आहेत ते स्थानिक आहेत, ते त्यांच्या बागेमध्ये पिकणारी फळं, भाज्या, फुलं यांच्या विक्रीसाठी स्टेशन परिसरात येतात, कारण तिथे विक्री त्यांची चांगली होते। बरोबर. आता त्यांना आपण तिथून हटवू शकत नाही, आपल्याला रस्त्याचं रुंदीकरण करायचं आहे का, तर ट्रॅफिक खूप होते म्हणून त्यांना हटवणार तरच रस्त्याचं रुंदीकरण होणार। मग त्यांना हटवणार नाही तर त्यांच्यासाठी भाजी मंडई, हां, जसे मॉल तुम्ही तयार करता ना सगळ्या प्रकारचे, तसा यांच्यासाठी एक मॉल तयार केला जाईल, जिथे आपल्या स्थानिक उत्पादन आहेत ते विकली जातील। शिवाय महिलांसाठी आपण रोजगार निर्मिती करून देऊ, बचत गटांचे जे उत्पादन आहेत त्यांच्यासाठी, जसं मॉल तुम्ही इकडे बघता ना मोठे-मोठे डीमार्ट सारखे, तशी आमची इच्छा आहे की महिलांसाठी मॉल तयार करून दिला जावा। बरोबर. है ना? सरपंच शेतकरी बॅकग्राऊंड, शेतकरी बॅकग्राऊंडचे आमच्याकडे बरीच लोक, आणि त्यांनी स्वतः सांगितलं इकडच्या शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडे पिकणारी फळं फुलं घेऊन मुंबईला जावं लागतं एवढ्या गर्दीतून। का नाही आपण इथेच विक्री करूया त्यांची, व्यवस्थित त्यांना जर मार्केट उपलब्ध करून दिलं तर। महिला मंडळांचे एवढे चांगले चांगले प्रोडक्ट आहेत ना, पण त्यांना मार्केट नसल्यामुळे त्यांचं होत नाही आहे काही बिझनेस। दुसरं एक मला सांगायचं होतं, जे रोजगार निर्मितीबद्दलच, केंद्राच्या ज्या योजना आहेत, स्टार्टअप योजना आहे तरुणांसाठीची,
त्याच्यावरती लक्ष, त्याच्यावर फोकस केलं गेलं ना. तुमचा काय तर ते ओपिनियन आहे तो केंद्राचा आहे. हा नाही, तुमचा त्या काय त्या आपण ओपिनियन आहे अंमलात त्याच्यावर? आणू ना इकडे आपल्या वसई विरारच्या लोकांना त्या अंमलात आणल्या गेल्या नाहीये. त्या फक्त योजना याच्यावरतीच राहिलेल्या आहेत, वेबसाईटवरतीच. पूर्णपणे इकडे त्याचा उपयोग केला मतलब जात जो नाही आहे. सेंट्रल ओपिनियंस है वो वसई हाँ। विरार के रिमोट एरिया तक पहुंचाने के लिए अगर आपको कुछ हाँ। ऑब्वियस सी बात है जनता वो का हम मत करेंगे। मिलता है तो आप उसके ऊपर काम करेंगे। वही बराबर है, जो योजना है सरकार हमें देती है वो यहाँ की जनता तक पहुंचनी चाहिए। तरुण रोजगार बेरोजगार लोग हैं उनसे उन तक पहुंचनी चाहिए, ये हम चाहेंगे। जब अगर हम बदलाव चाहते हैं तो वो बदलाव जरूरी है, वो भी होना चाहिए ना। राइट, मैडम ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया कि हॉकर्स के लिए सेपरेट एक सब्जी मंडी या शेडेड कुछ मॉल जैसा सेटअप या कुछ तो एक अच्छा करेंगे जिससे लोगों को भी चिंता ना हो, हॉकर्स को भी बेटर हो। ऐसा बहुत क्रोनी कैपिटलिज्म जैसा भी साउंड ना करे और बहुत कुछ रिमोट जनता तक हम कनेक्टेड रहेंगे। मैं सर से बोलूंगा, मेहुल जी यहाँ पर हैं। सर का बैकग्राउंड थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड है। मुझे थोड़ी देर पहले इंटरव्यू के पहले सर ने बताया कि सर कुछ तो वाटर टैप से रिलेटेड कुछ काम करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, उत्सुक हूँ कि ये आपके प्रभाग 5 में कुछ पानी की कुछ समस्याएं हैं, कुछ बहुत रिमोटली जो जनता को बहुत तकलीफ दे रही हैं, उसके बारे में कुछ आपका कुछ मुद्दा है? पानी से रिलेटेड ऐसी तकलीफ है यहाँ पे कि यहाँ पे जो लास्ट सरकार थी उनके लोग ही पानी के डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं और उनके तरफ से उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जो अपना प्रभाग गिरा है उसमें से जो बूथ थे हमारे, मतलब हमारे पास 36 बूथ थे। राइट। तो 36 बूथ में करीबन 3,500-4 हजार की लीड मिली हमें। ज्यादा मिली रहेगी, कम नहीं मिली रहेगी। तो उनको ये पता चला कि यहाँ से हमें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को लीड गई है, तो वो जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाया उन्होंने और जो वाटर का वॉल रहता है जो टी से खोला जाता है, तो क्या करते हैं वहाँ जितने जितने स्पॉट्स है वहाँ पे जाके उन लोग टी से पूरा वॉल खोलते नहीं है और ये अफवाह फैलाते हैं कि ये सिर्फ चीज भारतीय जनता पार्टी आने के वजह से यहाँ पे लागू हुई है। ये लोग आपको पानी नहीं दे रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद पानी आना आपके यहाँ पे बंद हो गया है। ऐसे इन लोग मतलब झूठी बातें, झूठी प्रचार करते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों के मन में एक नैरेटिव सेट हो, लोग ऐसा सोचे इनको लाए तो क्यों लाए हम। तो ये सब ऐसी प्रक्रिया है, ये हमारे आमदार ने खुद देखा है। हमारे आमदार श्री माननीय राजन नाइक जी ग्लोबल सिटी में सुबह 8 बजे खुद गए थे और वहाँ पे एक प्राइवेट है जो उधर के एसोसिएशन ने बनाया है वहाँ पे, तो उनको पूछा गया है कि आप ये टैप वॉल खोलिए, तो उसके वॉल खोलने के राउंड कम से कम 107 थे जबकि वहां पे 35 राउंड खोले जाते थे। हमारे आमदार ने वो राउंड खोले और पानी जो पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए था वो लाके वहां पे दिया। दूसरी बात, आमदार राजन नाइक आने के बाद 132 विधानसभा आमदार राजन नाइक जी आने के बाद ग्लोबल सिटी में 14 साल का पानी से जो लोगों का वनवास चालू था वो पूर्ण हुआ। राइट। पॉइंट बहुत आपने इंपॉर्टेंट मेंशन किया। मैं आप लोगों से भी एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा। आप देख सकते हैं बहुत रिमोटली ये ऑब्वियस सी बात है, इसमें भाजपा शिवसेना महायुति का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि चारों से जब हम बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे थे, चारों वसई विरार रीजन, विरार वेस्ट प्रभाग 5 में ही आसपास रह रहे हैं लगभग 20-25 साल से। ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली बात है कमल चिन्ह को कि लोग इतने जमीन से जुड़े हुए लोगों को उन्होंने टिकट दिया, इन्होंने खड़ा किया, ना कि कन्वेंशनल 15-20 साल का जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। क्योंकि जब तक हमारा जनता से कोई निकलेगा नहीं, जैसा नल से लेके रूल रेगुलेशन से लेके बिजनेस व्यापार खेती से लेके, जब तक आम जनता की समस्या वाला कोई ऊपर आएगा नहीं। जैसा हम जानते हैं आज हमारे देश के प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला जब वहां तक गया तो छोटे छोटे लेवल तक चीजों को समझता है। ये भले ही एक छोटी सी एक प्रभाग की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि जमीन से जुड़े हुए लोग हमारे ऊपर आए। ये जनता को, लोगों को भी ये बात समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐसे ही इन जनरल ऐड करूंगा, लगभग जस्ट बिकॉज यहाँ पर यूथ बहुत है। मैं आप लोगों को तो डेटा पता ही होगा, अप्रोक्सीमेटली दिस ईयर 10th के बोर्ड एग्जाम देने वाले और 12th के बोर्ड एग्जाम देने वाले लगभग 95 to 96,000 लोग वसई विरार रीजन में हैं। हम विरार वेस्ट इन जनरल बात कर लें जो ऑब्वियसली एसोसिएटेड है, यहाँ नेशनल स्कूल वगैरह है, यहाँ दूसरे स्कूल्स हैं, ये सब कनेक्टेड का अगर बात करें तो आपके पास कुछ ऐसा प्लान है जस्ट बिकॉज बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अपने मन में लगे हैं, आप उनके पढ़ाई में
उनके एजुकेशन में, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, नीट जेडब्ल्यू जैसे बड़े एग्जाम दे रहे हैं, सीए के एग्जाम दे रहे हैं, आपके पास उसका कुछ सोल्यूशन है? क्योंकि इसके पहले कोई ज्यादा चर्चा नहीं करता है, लोग वही सड़क, वही पानी, वही बिजली का बात कर रहे हैं। आज देश आजाद हुए 75 साल हो गए। कुछ बच्चों के एजुकेशन के लिए आप लोगों ने कुछ सोचा है कि उनको किस तरह से सपोर्ट किया जा सके, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, जो वसीम विरार का नाम आईआईटी तक पहुंच के रोशन कर सकते हैं? एजुकेशन के पर्पज से मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मैं एक प्रभाग की बात नहीं करूँगा इसमें, मैं पूरे वसई विरार महानगर पालिका के क्षेत्र की बात करूँगा कि यहाँ पे लाइब्रेरी अगर है तो वो समझ लीजिए कि ना के बराबर है। अच्छा, अगर लाइब्रेरी है, एक छोटी से छोटी लाइब्रेरी अगर महानगर पालिका ने किधर बनाई हुई है तो उसका मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, ना उधर क्लीनिंग है, ना प्रॉपर बैठने की जगह है। लेकिन मजबूरन यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट को यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कि उनके घर छोटे-छोटे हैं, अपने घरों में वो पढ़ नहीं पाते। राइट, राइट। जिनको पढ़ने की इच्छा है, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते। तो इस वजह से उनको कहीं न कहीं लाइब्रेरी का सहारा लेना होता है। और ये लाइब्रेरी में भी वो फैसिलिटी नहीं होने की वजह से वो कहीं न कहीं पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन मजबूरी है कि उनको वहीं पे जाके बैठना है। तो आने वाले समय में हम उस चीज़ पे ज़रूर फ़ोकस करेंगे और इस पे हमारे सम्मानीय आमदार श्री राजन नाईक जी ने इस चीज़ पे ध्यान दिया है, ये मुद्दा उठाया भी हुआ है और इन्होंने काफ़ी हद तक कि लाइब्रेरी में एसी होनी चाहिए। उनका सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा दिया जाना चाहिए कि वहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो एकदम स्टेबल होके पढ़े, कि उनकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। तो आने वाले समय में हम इस चीज़ पे ज़रूर फ़ोकस करेंगे कि बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी यहाँ पे हो। मतलब क्या मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ कि जनता ने जब अगर आपको मत दिया तो प्रभाग 5 में एक बढ़िया लाइब्रेरी बच्चों के लिए पढ़ने के लिए हो पाएगी? बिल्कुल, बिल्कुल, प्रभाग 5 में ही नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि प्रभाग 5 के लिए नहीं, मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ कि प्रभाग 5 के लिए तो ज़रूर होगा, लेकिन इसका मेयर बैठने के बाद हम पूरा वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र के लिए काम करेंगे। बढ़िया है। बच्चों के पढ़ाई के बारे में अगर मैं बात करूँ, सिमिलर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है यहाँ। ऑब्वियस सी बात है, विरार में बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं, जैसा आप सब जानते हैं, मलाड कांदिवली से कई टाइम से लोग ट्रैवल करके आए हैं, यहाँ रेसिडेंस है। आप लोग तो नसीब से बहुत लोकल है, आप 30-40 साल से हैं, लेकिन बहुत लोग ट्रैवल करके आए हैं, बहुत थोड़े से सैलरी, थोड़े से इनकम के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप सब जानते हैं, कोई भी पढ़ाई, आईआईटी की प्रिपरेशन हो, सीए की प्रिपरेशन हो, मेडिकल की प्रिपरेशन हो, लाखों करोड़ों रुपए की तैयारी करनी पड़ती है। उनके पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो कहीं कुछ भाजपा के प्रभाग 5 से आप लोगों के पास कुछ स्कॉलरशिप वगैरह से रिलेटेड कुछ विचार है? आप सोच पा रहे हैं इस बारे में? अगर आप प्लीज उस पे कुछ पॉइंट दे पाएँ तो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी भी महानगर पालिका से कुछ स्कॉलरशिप दी जा रही है, पर वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि महानगर पालिका से स्कॉलरशिप मिल रही है। अगर ये पता चल जाएगा तो स्कूल कॉलेज जो चल रहे हैं यहाँ पे प्राइवेट, वो सब दिक्कत में आ जाएगा। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर अगर बैठता है तो एक अच्छे अमाउंट पे स्कॉलरशिप निकालेंगे, और जो प्रभाग नंबर 5 हो, 2 हो, 12 हो, विरार वेस्ट ईस्ट कुछ भी पकड़ो आप, यहाँ पे सब मिडिल क्लास फैमिली रहती है। तो जो भी आज व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जो संघर्ष कर रहा है, यहाँ से जाके वापस आ रहा है, तो उसको किधर ना किधर महानगर पालिका से बेनिफिट्स हो, इसके हम पूरी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और एक जानकारी देना चाहूँगा, जेडपी स्कूल जितनी है हमारे वसई विरार क्षेत्र में, हमारे सम्माननीय आमदार श्री राजन नाईक जी, हमारे वसई विधानसभा के आमदार श्रीमती स्नेहाताई दुबे पंडित जी, इन्होंने विधानसभा में सवाल उठाया भी, और जेडपी की जितने स्कूल है वो महानगर पालिका के अंडर में ले ली है। उसका हैंड ओवर का प्रोसेस चालू है, पर वो रूल निकल गया है कि महानगर पालिका को वो हैंड ओवर कर देना है। तो महानगर पालिका के अंडर में जितने भी जेडपी की स्कूल है, उसमें भी और अच्छे से किस तरह हम विद्यार्थियों को बेनिफिट्स दे सकते, इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। पूरा मास्टर प्लान रेडी है हमारा, और हम पूरे अच्छे से करेंगे इस चीज़ पे काम। सुन के अच्छा लगा। बहुत रिमोटेडली हम इस बारे में जान रहे हैं, हम एजुकेशन को समझ रहे हैं, हम हॉकर्स को समझ रहे हैं, हम ट्रैफिक को समझ रहे हैं, हम कई चीज़ों को समझ रहे हैं। अच्छा लग रहा है ये वाला पॉइंट। मेहुल जी ने जैसा मेंशन किया महानगर पालिका के स्कूल के बारे में, थोड़ा सरप्राइजिंग है। मैडम, महानगर पालिका के पास एक भी स्कूल नहीं है वसई विरार रीजन में, इसके बारे में क्या आपके पास पॉइंट है?
नहीं, ये बात सच है कि महानगर पालिका के पास अपनी खुद की कोई भी अच्छा लग रहा है बात करके, बहुत सारे फैक्टर्स को कवर किया जा रहा है, एजुकेशन से लेके, जॉब से लेके, एम्प्लॉयमेंट से लेके। एक बहुत ज़रूरी चीज़ आप चारों से मैं बात करना चाहूँगा, एक हमारे समाज में एक बहुत ज़्यादा इज़्ज़त रखी जाती है सीनियर सिटीज़न्स की। हम ज़ुबान से ज़रूर इज़्ज़त रखते हैं, सम्मान रखते हैं, क्या हम ज़मीनी तौर पर महानगर पालिका से कुछ उम्मीद कर सकते हैं सीनियर सिटीज़न्स के लिए? मैडम अगर आप इस पे कुछ मेंशन करें तो? जी बिल्कुल, सीनियर सिटीज़न जो हैं, उनके लिए पार्क, जॉगर्स पार्क या एंटरटेनमेंट ज़ोन, जिससे वो अपना समय बिता सके। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे हैं, अपने निकल जाते हैं जॉब पे, सीनियर सिटीज़न अकेले घर में रहते हैं, तो उनके हम एज के लोग जहाँ बैठ पाएँ, जहाँ वो अपना सुख-दुःख शेयर कर पाएँ और उनको थोड़ा समय बिताने का वक़्त मिले, उसी में थोड़ा-सा एक छोटा-सा कैंटीन हो, थोड़ा-सा बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए थोड़ा-सा प्रयोजन हो जाए, जिससे उनको थोड़ा-सा एक सेफ्टी लगे कि हम यहाँ जाके अपना समय बिता सकते हैं। और इस विषय में पत्र व्यवहार भी हुए हैं और मेरे जो मित्र हैं गौरव जी, जो इस वार्ड से खड़े हैं, वो आपको और विस्तार में बता पाएँगे क्योंकि सारे पत्र व्यवहार उन्होंने किए हुए हैं। तो मैं गौरव जी से विनती करूँगी कि वो आगे का चीज़ बताएँ। गौरव जी, थोड़ा ऐड करिए, मैडम कुछ बोल रहे हैं कि आपके पास कुछ बैकग्राउंड है, ये अच्छी बात है कि मेरे सवाल से पहले काम हो चुका है, काम हो रहा है। सर प्लीज़ मेंशन करिए। बिल्कुल, ज़रूर। जैसे मैडम ने बताया कि सीनियर सिटीज़न के बारे में, तो प्रभाग के जैसे प्रभाग नंबर 5 का ये एक उद्यान है, गार्डन है। तो उस गार्डन के लिए हमने आमदार निधि के माध्यम से, मतलब मैंने जो पत्र व्यवहार किए कॉर्पोरेशन से, उद्यान विभाग से, उसी तरह मैंने आमदार श्री राजन नाइक जी को भी इस बारे में अवगत कराया था। तो उनके आमदार निधि के माध्यम से हमने, और ये सेम मुद्दा आमदार ने डीपीडीसी की मीटिंग में, यानी कि जिला नियोजन समिति में भी ये मुद्दा लिया हुआ था। तो उसके बाद आमदार निधि से उस चीज़ का अप्रूवल आ चुका है कि हम जो गार्डन डेवलप करेंगे, जो गार्डन की मरम्मत करेंगे, उसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक खास ध्यान दिया जाए। एक अलग से वरिष्ठ नागरिक कट्टा हो, और साथ ही साथ मैं आपको ये स्पेशली मेंशन करके बताना चाहूँगा कि दिव्यांग जो है, दिव्यांग, वो भी किसी सुविधा से वंचित ना रहे। राइट, राइट। इसलिए वरिष्ठ नागरिकों के साथ दिव्यांगों के लिए भी हमने ये पत्र में लिखा है, उनसे माँग की है, और मुझे बताने में खुशी हो रही है कि वरिष्ठ नागरिकों के साथ दिव्यांगों के लिए भी वहाँ पे एक अलग से कट्टा बनाया हुआ है, और इस चीज़ का सारा परमिशन आ चुका है। आचार संहिता लगने के कारण, चुनाव के कारण ये काम की शुरुआत नहीं हुई। जैसे ही महानगर पालिका के चुनाव का रिज़ल्ट सामने आ जाता है, हम 15 दिन के अंदर ये काम शुरू कर देंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है, इतने ग्राउंड लेवल तक आप लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। मेहुल जी, लगभग मेजॉरिटी एस्पेक्ट कवर हुए हैं, एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है, आप सब सहमत होंगे। हेल्थ के बारे में, आरोग्य के बारे में कुछ आप लोगों के पास कुछ प्लान है? प्लीज़ मेंशन करिए। प्रभाग नंबर 5 में लगभग 50-55 हज़ार की संख्या है, ज़्यादा होगी पर कम नहीं। हम लोगों का बीच में एक डिस्कशन हुआ था कि एक सामान्य नागरिक को अगर सर्दी, जुकाम, बुखार होता है, तो वो अगर एक प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता है, तो कम से कम प्राइवेट डॉक्टर की फीस 300-400 रुपये हो गई। मेडिसिन कम से कम 600-700 रुपये की हो जाती है। जो आदमी महीने का 10-12 हज़ार कमा रहा है और उसके घर में अगर ऐसा कोई छोटा सा बीमारी भी आता है, तो 1000-2000 रुपये तो ऐसे ही चले जाता है। राइट, राइट। तो हम लोगों ने एक पत्र व्यवहार किया है, आपला दवाखाना जो हम ये प्रभाग में लाना चाहते हैं, उस विषय पे हमारा डिस्कशन चालू है महानगर पालिका पे। अगर हमारा महापौर बैठ जाता है, आपला दवाखाना जैसी सुख सुविधा प्रभाग नंबर 5 नहीं, पूरे वसई विरार में लाने की हम पूरी पर्याप्त मात्रा में प्रयत्न करेंगे। थैंक यू, आपका ओपिनियन अच्छा लगा। एक बार मैं लोगों से भी बात कर लेता हूँ। आप सब समझ रहे हैं, विरार वेस्ट का हम ज़मीन के ऊपर बात कर रहे हैं। लगभग पिछले 15-20 मिनट से बहुत सारी चर्चा हुई है, रोल आउट हुआ है। आप एक बात को ध्यान से समझिए, एक समय था भारत में, एक समय था, एक एरिया था, एक लोग थे, जहाँ पर लोग चर्चा करते थे ज़मीनी चीज़ों के, खराब चीज़ों के बारे में। लोग बिजली का चर्चा करते थे, लोग गटर का बात करते थे, लोग बहुत आम चीज़ों के बारे में बात करते थे। और अभी भी आप इलेक्शन पर देखिए, आपके आस-पास के जो नेता हैं, अभी भी वहीं घिसे-पिटे चीज़ों पर खड़े हैं, पड़े हुए हैं।
मुझे अच्छा लग रहा है कि महायुति के इस प्रभाग में हमारे जो चारों कैंडिडेट हैं अभी भी उस घिसे पीटे विचार को नहीं लेके चल रहे। ये खास बात होती है जब हमारे नेता जमीन से उठ के आते हैं तो घिसे पीटे चीजों पर नहीं, प्लान ऑफ एक्शन, एग्जैक्टली डायरेक्टली जनता को किससे मदद होने वाली, जनता के पास समस्या क्या है, लोगों के पास समस्या क्या है, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और ना ही चर्चा कर रहे हैं, हमारे पास प्लान ऑफ एक्शन भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप चारों से बात करके। हमारे पास राउत सर है, संजना मैम, त्रिपाठी मैडम और मेहुल सर है। बहुत अच्छा लग रहा है आपके एनर्जी देखते हुए, आपके इंटेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इंटेंट होता है। रिजल्ट मैटर करता है नहीं करता, इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर। अगर हमारी सोच अच्छी है, हम अच्छा सोच रख पा रहे हैं, हम एटलीस्ट विचार कर पा रहे हैं कि ये कुछ मूलभूत कारण है, मूलभूत चीजें हैं, अलोंग विद बिजली, पानी, सड़क, ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, हम यहाँ तक कनेक्ट कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आने वाले चुनाव में बहुत सारी शुभकामनाएं आपको पूरे विरार के तरफ से। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आप ऐसी सोच रखते हैं और बाकी जो भी ऐसा सोच रखता है, हमारा देश बहुत जबरदस्त है, नेताओं का देश है, यहाँ नेताओं की कमी बिल्कुल भी नहीं है। जब जब हमारे यहाँ से रूट से, जमीन से लोग उठकर अच्छा कुछ काम करते हैं, हम प्रधानमंत्री का खुद एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर जमीन से उठ के कुछ अच्छा विचार रखेंगे तो रिजल्ट निश्चित ही आएगा। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जनता से कुछ डायरेक्ट कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज मेंशन करिए। मैं प्रभाग क्रमांक 5 की जनता को नम्र विनंती करती हूँ और साथ ही साथ पूरे तालुका की जनता को नम्र विनंती करती हूँ कि आने वाली 15 तारीख को, 15 जनवरी 2026 को मतदान है। उस दिन सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक मतदान है। आप लोग जरूर जाइए और अपना मूलभूत अधिकार मतदान जरूर करिए। और इसमें मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि स्टेट में सरकार है भाजपा की, सेंट्रल में सरकार है भाजपा की, डबल इंजन ऑलरेडी है। अगर आप यहाँ पे भाजपा की सरकार लाते हैं, हमारे सारे उम्मीदवारों को चुन के लाते हैं, तो यहाँ पे भाजपा महायुति का मेयर बैठेगा और ये ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी, जिसकी वजह से हमको यहाँ काम करने में सुविधा होगी और सब काम अच्छे से होंगे। विकास की गति जो इस वसई तालुका ने पकड़ी है वो रुकेगी नहीं, और ये आज का भारत है, वो रुकेगा नहीं। नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय।